हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जहाँ से ख़त्म किए थे वहाँ से आज शुरू करेंगे। तो आपको हम बता रहे थे भारतीय संविधान के बनने से पहले जो एक्ट आए थे, ठीक है, उस एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार पुलिस जो बिहार पुलिस की वैकेंसी जो है वो बहुत ही बम्पर बहाली आ चुकी है। इतिहास में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी बहाली नहीं आई थी। तो आपको बताते चले कि 21,391 पदों पर आपको बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो सभी बच्चे इस बार बिहार में जो सिपाही बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसके पहले ना तो इतनी बड़ी बहाली आई है और ना ही कभी आएगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। तो इतनी बड़ी बहाली आई है तो आप सभी लोग तैयारी में जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि संविधान बनने से पहले जो एक्ट आए थे इनका क्या क्या भूमिका है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा क्या क्या हुआ था। तो कंपनी का जो एकाधिकार था, ठीक है, कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। आपको बताते चले कि कंपनी का एकाधिकार जो था, यहाँ पे अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था। यानी कि जो कंपनियां थी वो भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, जो भारत के साथ व्यापार करते थे, उस एकाधिकार को छीन लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे और एक बात और कही गई है कि किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार जो था उसके संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा था। यानी चीन और चाय के साथ जो व्यापार होता था उसको बरकरार रखा गया था और 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। यहाँ पे देखेंगे कुछ सीमाओं के अधीन जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया था, ठीक है, ताकि व्यापार आसानी से कर सके। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो था वो शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। यानी कि एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ईसाई धर्म के लोग जो थे, ईसाई प्रचारक थे, उनको भारत में आने की अनुमति दी गई, ठीक है। और यहाँ पर आकर के ईसाइयों ने अपना चर्च खोला और वगैरह 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 बहुत ही अच्छे काम किए और उनको आने की अनुमति दी गई। पहले ये सब विदेशों में हुआ करता था, लेकिन अब भारत में भी ईसाई धर्म के लोग, वहाँ के प्रचारक हमारे भारत में आने लगे, उनको अनुमति मिल गई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आता है 1833 का चार्टर अधिनियम और इसके तहत जो है क्या हुआ था कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के जो यहाँ पर व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी अर्थात यहाँ पे चाय और चीन के साथ जो व्यापार है, ठीक है, वो दूसरी कंपनी भी कर सकते थे। पहले क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी करती थी, लेकिन अब जो है चीन और चाय के साथ दूसरी कंपनी भी व्यापार कर सकती थी 1833 के अधिनियम के अनुसार। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि 1833 के चार्टर अधिनियम के ही तहत बंगाल जो भारत, पहले तो बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद यहाँ पर आया, देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे
उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके तहत बनने वाला पहला जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बम्बई और मद्रास के परिषद की विधि निर्माण जो था उसके शक्तियों को वापस ले लिया गया था। यहाँ पे जो कानून बनाती थी बम्बई और मद्रास के लिए, उसको जो है वो पूरी तरह से वापस ले लिया गया था उस शक्तियों को। किसके तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिएगा इसके द्वारा 1834 में, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। यानी 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया था, देखिए, जाति, रंग, रूप, निवास इत्यादि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर किसी की जाति को लेकर के, उसके रंग रूप भेद को लेकर के भेदभाव होता था, तो उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। आगे हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 इसी से रिलेटेड है कि किसी को देख मतलब छुआछूत की भावना, और आर्टिकल 15 में हाय, रंग रूप भेद, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये सब आगे जाकर के कानून बन गया जो कि हमारे संविधान में निर्मित है। तो यही यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया था, तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो है वह प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। यानी कि जो हम लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आज प्रतियोगिता परीक्षा होता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। और आपको बता दें कि विश्व में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जो है वह चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो चाइना में किया गया था। अभी हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे आधुनिक काल में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जो है वह प्रसा में किया गया था। उसके बाद देखेंगे इसके द्वारा संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। यही संचालक मंडल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लंदन में गठित हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर उसकी संख्या जो है वह 24 सदस्यों को मिला करके बनाया गया था। लेकिन अब जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार यहाँ पे इसके संचालक मंडल को 24 से घटाकर के कितना कर दिया गया, तो 18 कर दिया गया था। ठीक है, सदस्यों की संख्या। उसके बाद देखिएगा 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सिविल सेवा समिति का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1854 ईस्वी में सिविल सेवा समिति का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो था वो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। जो पहले कंपनी के हाथों में था वो अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। और जो मंत्री पद थी वो भारत मंत्री राजस्व जो है, उस मंत्री में जो बनने वाले जो मंत्री थे वो लॉर्ड स्टैनले और चार्ल्स वुड थे। ठीक है, तो पहले मंत्री बनने वाले लॉर्ड स्टैनले और चार्ल्स वुड थे। उसके बाद देखिएगा 15 सदस्यों की भारत सदस्य का एक परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने जाते थे और 7 सदस्य जो थे वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने गए थे। तो टोटल जो है वह 15 सदस्यों की भारत परिषद का एक सृजन हुआ था। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद के पास सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, जो भारतीय मामले हुआ करते थे उस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया था। उसके बाद देखिएगा मुगल सम्राट के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर जो मुगल सम्राट
मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर ने किया था 1526 ईसा पूर्व में ईस्वी में किया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो उस मुगल सम्राट के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत। उसके बाद आपको बता दें कि इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था, जिसकी उस एक्ट के तहत इसको गठित किया गया था। और यहाँ पर क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को और व्यापारिक मामलों को देखते थे, उसको पूरी तरह से यहाँ पे भी खत्म कर दिया गया, यानी 1858 के शासन अधिनियम के तहत इसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल को अब जो है वह भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम वायसराय इस एक्ट के तहत बनने वाले जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और उसके बाद अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। आपको बता दें कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कि 1833 के चार्टर अधिनियम में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे हमने सीधा पढ़ा 1858 में कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इसके तहत बनने वाले प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी होंगे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर हमारा कुछ एक्ट यहाँ पे अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और भी एक्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर करेंगे और हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे, अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर कोई क्यूरीज होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।